नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले संसद में सेंध की खबर पर बात करते हैं। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में गिरफ्तार छठे आरोपी महेश कुमावत को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में कोर्ट में पेश किया। पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है और आज ही इसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी शुभांग सिंह। शुभांग, आज ही गिरफ्तारी हुई थी और इस मामले में काफी कुछ निकला है जिसके कारण और भी रिमांड मांगी गई है। जी बिल्कुल, देखिए कदामने जी, लगातार जो है पुलिस हर एंगल से इस मामले में जांच करने की कोशिश कर रही थी। कल ललित, जो मास्टरमाइंड इस पूरे मामले में माना जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी हुई। उसकी गिरफ्तारी पहले करने के बाद कल उसको कोर्ट में पेश किया गया। उसके लिए 15 दिन की रिमांड मांगी गई, लेकिन कोर्ट से 7 दिन की पुलिस रिमांड मिली। और आज ललित के दोस्त महेश, उसकी भी रिमांड आज मांगने के लिए कोर्ट में, पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। वहाँ पर भी 15 दिन की रिमांड मांगी गई। दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स हुए, क्योंकि पुलिस की तरफ से जो लॉयर थे उनका ये कहना था कि महेश इस पूरे मामले में एक नई कड़ी है। इसका इंस्टाग्राम अकाउंट डिकोड करने के बाद ही हमें पूरी जानकारी मिल पाई है कि महेश शुरुआत से इन सभी लोगों के साथ मिला हुआ था। हर मीटिंग में ये साथ था। यहाँ तक कि जो एग्ज़िट प्लान था कि भाग करके ललित उसके पास आ जाएगा, वहाँ पर ये छुप सकते हैं, फ़ोन्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था नागौर में। तो ये तमाम चीज़ें जो थी, ये सब कहीं ना कहीं जुड़ रही थी महेश से, जिसके चलते उसको गिरफ्तार करने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन कोर्ट से उसे भी 7 दिन की रिमांड पर पुलिस को दिया गया है। अब 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसके बाद जो फ़ोन्स नागौर में आज मिले थे, क्योंकि देखिए लगातार अलग अलग टीम्स फॉर्म की गई है और सभी को बाहर अलग अलग स्टेट्स में भेज दिया है। सिर्फ नीलम अभी भी यहीं पर है। आज नीलम को अस्पताल लेके गए थे। उनके माता पिता ने भी एक अर्जी डाली है, क्योंकि नीलम के लॉयर और नीलम के भाई रामनिवास कल उनसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें मिलने की परमिशन नहीं दी गई। यहाँ तक कि FIR कॉपी भी नहीं दी गई, जिसको चलते हुए उन्होंने कोर्ट में अर्जी डाली है और सोमवार को तारीख मिली है। कोर्ट ने एक नोटिस पुलिस को जारी करने के बाद 18 तारीख, जो तारीख सोमवार की तारीख दी है, उस दिन यहाँ पर कोर्ट में इस पर हियरिंग होगी। वहीं अभी बाकी के जो 4 आरोपी पहले गिरफ्तार हो गए थे, उन सभी को ले जा करके अलग अलग जगह से उनके शहरों में ले जा करके पुलिस छानबीन करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस पूरे मामले में हर एंगल से छानबीन करनी ज़रूरी है। जैसे डी मनोरंजन मैसूरू से थे, लेकिन जो पास था वो उन्हीं के पास आया था, क्योंकि सांसद से पास वही लेकर आए थे। उसके बाद ही वो दाखिल हो पाए पार्लियामेंट के अंदर, और फिर सभी ने वो हंगामा देखा है कि क्या हुआ। तो अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें पुलिस को इस मामले में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बची है। महेश का जो भाई है, महेश का एक कज़न है जो फ़िलहाल पुलिस की हिरासत में है, कैलाश, उसका भी क्या इस पूरे मामले में भूमिका रही है, इस पर पुलिस फ़िलहाल छानबीन कर रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका शुभांग इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी काफ़ी परतें खुलनी बाकी हैं इस पूरे मामले की और जांच लगातार चल रही है, लेकिन एक और शख्स को अब 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। वैसे संसद सुरक्षा चूक मामले में लोकसभा स्पीकर ने अब सभी सांसदों को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में स्पीकर ने लोकसभा में घुसपैठ और निलंबन पर स्थिति स्पष्ट की है। स्पीकर ओम बिरला ने घुसपैठ को बड़ी चिंता का विषय बताया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि सांसदों के निलंबन का मामला संसद की परंपराओं से जुड़ा हुआ है। स्पीकर ने सांसदों से कहा है कि पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। यह अत्यंत चिंता का विषय है और इसे जांच समिति का गठन इस पर हो चुका है और इसकी अब जांच चल रही है। संसद कांड का एक आरोपी सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है। इस मामले के सामने आने के बाद हमारे सहयोगी रणवीर सिंह आरोपी सागर के घर पहुंचे। उन्होंने उनके पिता रोशनलाल शर्मा से बात की। उन्होंने कहा कि बेटे के भगत सिंह के प्रति लगाव को देखते हुए डर कर पिता ने एक बार फोटो जबरदस्ती हटा दी थी। आरोपी के घर से एक डायरी भी मिली है। उसमें दुनिया और भारत का एक नक्शा मिला। कुछ किताबें भी मिली जिनमें हिटलर की जीवनी और शर्लॉक होम्स की किताबें भी थी।
6 फरवरी 2021 को डायरी में लिखा कि घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। उसमें यह भी लिखा कि एक तरफ डर है, दूसरी तरफ कुछ कर गुजरने की आग भी दहक रही है। डायरी में लिखा है, जीते या हारे पर कोशिश तो जरूरी है। अब देखना है ये सफर कितना हसीन होगा। उम्मीद है फिर मिलेंगे। संसद भवन परिसर में हंगामा करने के आरोपियों में एक नाम है सागर शर्मा का, जो कि लखनऊ का रहने वाला है। लखनऊ के आलमबाग में सागर किराए के घर में रहता था और सागर के पिता कारपेंटर का काम करते थे। घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परिवार ने सागर को बैटरी रिक्शा चलाने को कहा। 2021 में सागर लखनऊ से बेंगलुरु गया और बेंगलुरु में उसने बताया कि वो कोई काम करने जा रहा है, लेकिन पिता ने जब एनडीटीवी से बात की तो उन्होंने बताया कि बेंगलुरु में वो किसी युवक के संपर्क में आया था और उसके बाद से वो ज़्यादा प्रभावित हुआ इस तरह की हरकत करने के लिए। परिवार एक बेहद सामान्य परिवार है और पिता बहुत परेशान है क्योंकि बेटे ने जो किया है उसकी सज़ा परिवार को मिल रही है। एक डायरी पुलिस को मिली है। उस डायरी में कुछ पन्ने हैं जिन पन्नों में सागर शर्मा ने भगत सिंह के कोटेशंस लिखे हैं, दुनिया का नक्शा बनाया है, भारत का नक्शा है, उसमें लखनऊ को एक स्पॉट करके लखनऊ को भी मेंशन किया है। और डायरी की जो अलग अलग पेजेस पे अलग अलग तारीखों में जो कोटेशंस सागर शर्मा ने लिखे हैं, उन कोटेशंस को पढ़ के लगता है कि वो अंदर से बहुत आवेश में था, किसी बात का गुस्सा था और उस गुस्से को वो प्रदर्शित करने के लिए इस तरह के कोटेशंस लिखता था। और बहुत लंबे समय से सागर के दिमाग में कुछ ना कुछ क्रांति, सो कॉल्ड क्रांति करने का एक जज्बा था और इसी क्रांति के नाम पर पार्लियामेंट के अंदर जाकर के स्मोक गन चलाया, हंगामा किया और आज सागर पुलिस की गिरफ्त में है। अगर डायरी की बात करें तो वो डायरी के जो पेजेस हैं वो मेरे मोबाइल में हैं, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसमें 2021 में सागर लिखता है, घर से विदा लेने का समय नज़दीक आ गया है। हालांकि घर से विदा लेने का समय नज़दीक को हम बेंगलोर से भी मिला के कह सकते हैं, लेकिन उसी डायरी में आगे लिखा हुआ है कि अपने माँ बाप को मैं कैसे समझाऊं कि मैं क्या सोचता हूं। यानी कि वो कुछ ऐसा सोचता है जिस पे शायद घर के लोग राज़ी नहीं होंगे। सागर लिखता है कि वो जो क्रांति है वो क्रांति करना चाहता है कि एक तरफ डर भी है और दूसरी तरफ कुछ कर गुजरने की आग भी दहक रही है। काश मैं अपनी स्थिति माँ बाप को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान रहा है। हर पल हर घड़ी उम्मीद लगाए 5 साल मैंने प्रतीक्षा की है कि एक एक दिन आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। दुनिया में ताकतवर व्यक्ति वह नहीं जो छीनना जानते हैं, ताकतवर व्यक्ति वह है जो हर सुख त्यागने की क्षमता रखता है। इस तरह के कोटेशंस सागर की डायरी में मिले हैं। फिलहाल ये डायरी पुलिस के पास है। यूपी एटीएस भी इस मामले में पड़ताल कर रही है कि आखिर सागर शर्मा किन लोगों के प्रभाव में था, आखिर क्यों उसने इस तरह की हरकत की है और कौन कौन लोग उसको साथ देने के लिए लखनऊ में या यूपी में शामिल हो सकते हैं। तो हर पहलू की फिलहाल पुलिस और एटीएस जांच कर रही है और सागर शर्मा दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। तो उसके घर से बरामद डायरी एक क्लू है और उस क्लू के आधार पर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि इस घटना के पीछे की वजह बेरोजगारी और महंगाई है। उन्होंने केंद्र की एनडीए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने कहा कि सुरक्षा में चूक हुई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस देश में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। खबर पंजाब से। पंजाब के मोहाली में पुलिस ने अपराधियों के एक गिरोह के साथ मुठभेड़ करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर रंगदारी और लूट के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक चेकपोस्ट के पास से जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे उस दौरान गोलियां चलानी पड़ी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद अस्पताल में आरोपियों को इलाज के लिए ले जाया गया है। पिछले 5 दिनों में पंजाब पुलिस की ये 6ठी मुठभेड़ है।
महाराष्ट्र के ठाणे में अश्वजीत गायकवाड़ नाम के शख्स पर आरोप है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया सिंह को एसयूवी कार से टक्कर मारी और उसे घायल हालत में सड़क पर छोड़कर चला गया। प्रिया का अस्पताल में इलाज चल रहा है और इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अस्पताल में घायल हालत में पड़ी ये है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह। फिलहाल इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोप है कि इनकी ये हालत इनके बॉयफ्रेंड अश्वजीत गायकवाड़ ने की है। प्रिया सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट की हैं जिसमें उनके हाथ, कंधे, पैर और पेट में चोट दिख रही है। उनका आरोप है कि उन्हें यातनाएं देने वाला, जो कि महाराष्ट्र के एक अधिकारी MSRDC के संयुक्त प्रबंध निदेशक अनिल कुमार गायकवाड़ का बेटा है, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। वो चाहती हैं कि उन्हें इंसाफ मिले। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ 4.5 साल का रिलेशनशिप था और वी वर इन कम्प्लीटली लव्ड विद ईच अदर। मैं उसको मिलने गई रात को, तो वो अपनी बीवी के साथ था और मैंने अचानक से देख लिया। मैंने कभी ये सब देखा नहीं था, तो वो शॉक में मैं उससे बात करने की कोशिश की कि प्लीज़ मुझसे बात करो बाहर आकर के, और वो एग्रेशन उसने मेरे पे उतार दिया। मुझे बहुत डीप इंजरीज हुई है। मुझे मूवमेंट करने नहीं हो रहा है बॉडी का थोड़ा भी। मेरे हिप्स वगैरह में मुझे काफ़ी नस दबी हुई है। मामले में रोमिल पाटिल और सागर नाम के 2 और आरोपी हैं। आरोप है कि गायकवाड़ ने अपने दोस्तों के उकसावे पर इस घटना को अंजाम दिया। वैसे पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। जो विक्टिम है, पीड़ित है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, डिटेल स्टेटमेंट दिया है, उसके आधार पर ही कासारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने गुना दाखिल किया है। अभी 3 लोगों के अगेंस्ट गुना दाखिल किया है, उसमें हम लीगल प्रोसीजर कर रहे हैं। मामला सोशल मीडिया पर सक्रिय महिला का है। इसके बावजूद सोमवार को दर्ज हुई रिपोर्ट के बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे पता चलता है कि अगर रसूखदार लोग कटघरे में हो तो इंसाफ पाना कितना मुश्किल हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। दिल्ली के जंतर मंतर में जानवरों के लिए पर्सनहुड स्टेटस के लिए प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी जानवरों के लिए व्यक्ति के दर्जे की मांग कर रहे हैं। इस पर वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों से बात की हमारी सहयोगी साक्षी पुंडीर ने। इस वक्त हम जंतर मंतर पर खड़े हैं और यहाँ एक खास तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है। ये प्रोटेस्ट कुछ अलग है लेकिन बहुत ज़रूरी है। ये प्रोटेस्ट हो रहा है एनिमल्स के पर्सनहुड स्टेटस के लिए, यानी जानवरों को एक व्यक्ति का दर्जा दिया जाए। इसकी मांग यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजर्स हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर इनका मुद्दा क्या है और ये क्या मांग कर रहे हैं। मैम, क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार? कि हमारी मांग बहुत सिंपल है कि जानवरों को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया जाए, यानी कि लीगल पर्सनहुड स्टेटस, क्योंकि जानवरों को ये नहीं मिलता है। और किसी भी प्राणी को स्टेटस क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनमें सोचने की क्षमता होती है, इमोशंस की क्षमता होती है, उनमें अपना सेंस ऑफ सेल्फ होता है, वो अपना व्यक्तित्व समझते हैं, अपने आप को समझते हैं, राइट। और ऐसे लाखों करोड़ों जानवरों के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, चाहे वो एनिमल टेस्टिंग हो, चाहे खाने के लिए हो, चाहे चमड़े के लिए हो, चाहे हमारे कम्युनिटी एनिमल्स हो, चाहे मछली हो, मांस हो, हर तरह से गाय का दूध जो हम रोज़ समझते हैं हमारे लिए बना है, वो हमारे लिए नहीं बना है। तो ऐसे जो आपकी जो सारी फैक्ट्रीज चलती हैं, जो इंडस्ट्रीज चलती हैं, वो बहुत क्रूरता और अनसोची क्रूरता, जो हम सोच भी नहीं सकते, उस तरह की क्रूरता रोज़ लाखों करोड़ों में हो रही है। मैम, आप क्रूरता की बात कर रहे हैं, तो आप क्रूरता के खिलाफ कुछ ऐसे बिल्स की, राइट्स की मांग भी कर सकते हैं। पर्सनहुड स्टेटस क्यों, और ये मतलब किसका खास वजह क्या है? मैं अगर समझ पाई हूँ, पर्सनहुड स्टेटस का मतलब है कि उनको एक आम इंसान की तरह, आम नागरिक की तरह राइट्स मिलने चाहिए। इसकी 2 चीज़ें हैं, एक होता है एनिमल वेलफेयर, एक होता है एनिमल राइट्स। हमारे एनिमल राइट्स जो भी इस देश में कानूनी तौर पे हैं, वो कम्युनिटी एनिमल्स के लिए हैं, पेट्स के लिए हैं। जो हमारे फार्म्ड एनिमल्स होते हैं, यानी कि मीट, एग्स, डेयरी, फार्मिंग, एनिमल टेस्टिंग, अम्यूजमेंट या किसी भी तरह से उनका इस्तेमाल जो किया जाता है, वो लीगली प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं। और जो लीगली प्रोटेक्टेड है, उसकी वैसे भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। तो हम पर्सनहुड स्टेटस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पर्सनहुड स्टेटस एक तो है नहीं, और फार्म्ड एनिमल्स के लिए तो प्रोटेक्शन भी नहीं है। उनको
वो है क्योंकि वो मरेंगे, वो है क्योंकि वो कटेंगे। अल्टरनेट ऑप्शन इसके लिए सोया मिल्क है। अगर हम दूध छोड़ते हैं तो सोया मिल्क है। इसके अलावा अगर आप और भी देखेंगे सोया मिल्क, ओट्स मिल्क, दुनिया भर के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वीगन कोकोनट मिल्क, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे मिल्क हैं। तो अगर हम ऑल्टरनेटिव भी देखें तो बहुत सारे अवेलेबल हैं और उससे इकोनॉमिकल बैलेंस भी हो सकता है। Many people say that ये सब इसमें प्रोटीन है, ये है वो है, तो देन वी ऑल्सो ह्यूमंस ऑल्सो हैव प्रोटीन, तो मैं इंसान को भी मार के खा सकता क्या? तो दैट इज द सिटीजनशिप वी आर वांटिंग, सो एवरीवन आर इक्वल, दैट इज व्हाट वी वांट टू स्पीक। थैंक यू। तो ये थे कुछ एनिमल एक्टिविस्ट जो जानवरों के लिए पर्सनहुड स्टेटस की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ साक्षी पुंडीर, एनडीटीवी इंडिया। और कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। दिल्ली समेत उत्तरी भारत में 23 दिसंबर से कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। क्या इसके लिए सरकारें तैयार हैं? देखिए रिपोर्ट। हिमाचल की राजधानी शिमला का न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री और दिल्ली का 4.9 डिग्री। पहली नज़र में यही लग रहा है कि बर्फबारी के लिए मशहूर शिमला में कम ठंड और मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा ठंड, लेकिन ऐसा नहीं है। दिन निकलते ही दिल्ली समेत उत्तरी क्षेत्र में गर्मी बढ़ने लगती है। दिल्ली में शुक्रवार को दिन का तापमान 24.1 डिग्री पहुंच गया था, यानी इस बार ठंड ज़्यादा नहीं पड़ रही है। मौसम का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के लिए भी ये हैरानी की बात है। जो ठंड कम से कम 2 महीने पड़ती है, अब महज महीना या 1.5 महीना ही पड़ रही है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब ठंड पड़ेगी। 23, 24 और 25 तारीख को फिर से एक बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पूरे पहाड़ों पर वो हो सकता है कि अच्छा स्नोफॉल दे, और उसका असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन इलाकों के रूप में भी, इनके ऊपर भी हल्की बारिश के रूप में दिखेगा। यानी कि इन इलाकों में भी बारिश होगी। जब बारिश हो जाएगी उस समय तो टेम्परेचर गिरेंगे और उसके बाद नमी बढ़ जाएगी, तो फॉग आ जाएगा, यानी कि कोहरा आ जाएगा। तो उसके बाद हम कह सकते हैं क्रिसमस के आसपास कड़ाके की सर्दी शुरू होगी। लेकिन दिल्ली में न्यूनतम तापमान में रिकॉर्ड गिरावट चलते राजधानी में 1.5 लाख से ज़्यादा बेघरों के लिए रात को खुले आसमान में सोना एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। दिल्ली में हज़ारों बेघर कड़ाके की ठंड में रात को सड़कों पर ना सोए, इसके लिए करीब 190 से ज़्यादा रैन बसेरों की व्यवस्था है। लेकिन क्या ठंड के मद्देनज़र सरकार को कोई एक्शन प्लान है? दिल्ली के अंदर विंटर एक्शन प्लान आ गया है। आप अगर एम्स के पास जाएं, सराय काले खां के पास जाएं, आप देखेंगे जो हमारे रैन बसेरा हैं, परमानेंटली जो रहते हैं वो तो हैं ही। उसके अलावा पगोड़ा टेंट के अंदर सफ़ेद रंग के आप छोटे छोटे टेंट देखेंगे, जिसके अंदर हमने रहने के लिए बिस्तर, कंबल, पानी आदि का इंतज़ाम किया है। और दिल्ली एकमात्र राज्य है पूरे भारत में, शायद हो सकता है पूरी दुनिया में, जहाँ पे रैन बसेरों के अंदर गरीबों को मुफ्त में दोनों वक्त का खाना दिया जाता है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी मुफ्त में दिल्ली सरकार के द्वारा दिया जाता है। दिन में गर्मी और रात में ज़्यादा ठंड बढ़ने से स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियां हो सकती हैं। इसी के चलते सरकार ने बेघरों के लिए खाने से लेकर स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। नई दिल्ली से शरद के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इजरायली सेना ने गाजा में लड़ाई के दौरान गलती से 7 अक्टूबर को अगवा किए 3 इजरायलियों को ही मार गिराया। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे बर्दाश्त न होने वाली दुखद घटना बताया है, लेकिन इसे लेकर अब तेल अवीव में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीरें तेल अवीव की सड़कों की हैं। हाईवे ब्लॉक कर दिए गए हैं। प्रदर्शनकारी फौरन सभी बंधकों को वापस लाने के लिए डील की मांग कर रहे हैं। वैसे तो ये प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, लेकिन इजरायली सेना के गाजा में गलती से 3 इजरायली बंधकों को ही मार डालने के बाद फौरन डील की मांग हो रही है। आज ही हम 3 बंधकों के अंतिम संस्कार में थे और आज ही हमें 3 और बंधकों की मौत के बारे में बताया गया। आपके पास कैबिनेट में इतनी ताकत है, लेकिन आप सिर्फ सैनिक शक्ति को ही समझते हैं। आपको सिर्फ फौज चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा। गाजा में बंधक मरते रहेंगे तो हम लोग खामोश नहीं रहेंगे। अभी डील चाहिए, फौरन डील चाहिए।
शुक्रवार देर रात आईडीएफ ने बयान जारी कर कहा कि गाजा के शिजाया में लड़ाई के दौरान आईडीएफ ने 3 इजरायली बंधकों को गलती से खतरा समझा और उन पर गोली चला दी, जिससे उनकी मौत हो गई। उनके शव को इजराइल लाया गया, जहां उनके इजरायली बंधक होने की तस्दीक हुई। किबुट्ज फार अजा से योताम हाइम, एलोन शामरिज और किबुट्ज निर आम से सामेर तलालका को हमास ने अगवा किया था। फौरन आईडीएफ ने रिव्यू किया, ये एक्टिव लड़ाई का इलाका है। इस घटना से सीख मिली है और जमीन पर लड़ रही सेना को बताया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे दिल तोड़ने वाली घटना बताई है। कहा है कि सभी बंधकों को वापस घर लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन आम लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी हफ्ते गाजा में 3 और बंधकों के शव मिले और अब फिर से डील कर बंधकों को वापस लाने की मांग जोर पकड़ चुकी है। 240 बंधक हमास के कब्जे में माने जा रहे थे, जिनमें से 110 पहले डील के तहत इजराइल लौटे, लेकिन अब भी करीब 137 हमास के कब्जे में माने जा रहे हैं। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। डीआरडीओ के एक नए स्टेल्थ यूएवी का फाइनल ट्रायल पूरा हुआ है, जो हाई स्पीड में अपना टारगेट पूरा कर लौट आता है। इससे सर्विलांस के साथ साथ बम मिसाइल भी दागा जा सकता है। अमेरिका का खतरनाक बम गिराने वाला लड़ाकू विमान B-2 की तरह दिखता है डीआरडीओ का नया घातक यूएवी। इसका नाम है ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। यह पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। यह खुद ही टेक ऑफ करता है और मिशन पूरा करने के बाद लैंडिंग भी करता है। चुपचाप अपना टारगेट पूरा करके लौट आता है। दुश्मन को पता भी नहीं लगता है। यह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना है, यानी रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता है। हाई स्पीड के साथ फ्लाई करता है, वह भी बहुत ऊंचाई पर निशाना बिल्कुल सटीक होता है। पूरी तरह से अपने टारगेट को हिट करता है। टेललेस कॉन्फ़िगरेशन के साथ सफल परीक्षण के बाद डीआरडीओ उन चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी घातक यूएवी है। अमेरिका के पास पहले से ही ऐसी यूएवी है, लेकिन उसने यह तकनीक भारत को देने से मना कर दिया। तब डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने अपने दम पर उसके टक्कर का यूएवी तैयार कर लिया। डीआरडीओ के बेंगलुरु के एरोनॉटिक डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने इसे तैयार किया है। इसमें लगभग सब कुछ देसी है, बात चाहे एयरफ्रेम की करें, एवियोनिक की करें या फिर फ्लाइट कंट्रोल की। इसने पहली अपनी उड़ान भरी है जुलाई 2022 में। तब से लेकर इसका 7 बार ट्रायल हो चला है और सब पूरी तरह से परफेक्ट रहा है। अब ये सेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा सकता है। इसे आम भाषा में स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्टेड यानी शूट भी कहा जाता है। फिलहाल इसका इस्तेमाल सर्विलांस के लिए होगा, लेकिन आगे चलकर इस यूएवी से मिसाइल, बम, प्रिसिशन गाइडेड वेपन भी दागे जा सकते हैं। आने वाले युद्ध में ऐसे मानव रहित हवाई वाहन यानी यूएवी का अहम रोल होगा। जिसके पास जितना असरदार घातक यूएवी होगा, उसका दबदबा दुश्मन पर उतना ही होगा। रूस यूक्रेन युद्ध में इसका असर साफ देखा जा सकता है कि यूएवी दुश्मनों पर कितना कहर बरपा सकता है, कितनी तबाही मचा सकता है।